जश्न मनाती भाजपा कार्यकर्ताओं की ये तस्वीर एकात्म परिसर रायपुर की है, जहां जीत हासिल कर भाजपा ने फिर साबित कर दिया कि रायपुर दक्षिण भाजपा का अभेद गढ़ है। इस सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा के सुनील सोनी ने एक बार फिर बम्पर लीड लेते हुए अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के उम्मीदवार आकाश शर्मा को 46,000 से अधिक वोटों से हराया है। उपचुनाव में मिली इस जीत का सेहरा जरूर सुनील सोनी के सर पर बंधा है, पर इस जीत के असली शिल्पकार इस सीट के विधायक रहे सांसद बृजमोहन अग्रवाल हैं, जिन्होंने एक बार फिर अपने इस अभेद गढ़ को बीजेपी को जिताकर अपने आप को साबित किया है। जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि दक्षिण की जनता ने पिछले 35 सालों से जो विश्वास व्यक्त किया उसको 36वें साल में भी बनाए रखा और जितने भी बड़े बड़े लोग बड़े बड़े वादे कर रहे थे उनको धूल चटा दी और दक्षिण की जनता ने बता दिया कि दक्षिण विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का कमल फूल का गढ़ है, था और वो रहेगा। भाजपा की जीत इस मायने में भी बहुत ज्यादा महत्व रखती है क्योंकि इस जीत से सरकार के एक साल के कामकाज का आकलन भी जुड़ा हुआ था। कानून व्यवस्था के सवाल और प्रदेश में सरकार के संचालन से जुड़े मुद्दे की रैंकिंग भी इस जीत हार से होनी थी, पर 46,000 की इस बड़ी लीड के साथ इस जीत ने सरकार को डबल खुशी दे दी है। दक्षिण के सभी कार्यकर्ताओं को और सारे हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, हमारे बृजमोहन भैया जो लगातार 8 बार ये चुनाव जीते थे, सबके प्रयास से, एक एक कार्यकर्ताओं के प्रयास से ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। मैं सबको बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूं और रायपुर दक्षिण की मतदाताओं को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया है, मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया है। जो भी काम हमारी सरकार 10-11 महीनों में जो की है उस पर रायपुर दक्षिण की जनता ने मुहर लगाई है। मैं इस अवसर पर हमारे विधायक श्री सुनील सोनी जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं इस शानदार विजय के लिए। रायपुर दक्षिण में जीत जहां भाजपा में सभी को खुश करने वाली रही, वहीं कांग्रेस में इस हार ने कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति के समीकरण को बिगाड़ दिया है। ऐसे में आने वाले समय में इस हार की गूंज कांग्रेस में नई उठापटक पैदा कर सकती है। उपचुनाव के परिणाम हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं आए हैं, लेकिन पूरी पार्टी ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने एकजुटता से इस चुनाव को लड़ा। और दक्षिण उपचुनाव, दक्षिण विधानसभा एक ऐसी विधानसभा थी जहां से हम कभी चुनाव जीते नहीं थे और पिछले विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक मत से दक्षिण को ही हम हारे थे। लेकिन इस उपचुनाव में, अमूमन उपचुनाव में जो परिणाम आते हैं वो सत्तारूढ़ दल के पक्ष में आते हैं। जब हम सरकार में थे तो 5 उपचुनाव हमने जीता था। बहरहाल जीत हार के फैक्टर से अलग रायपुर दक्षिण की जीत भाजपा के लिए तो खुशखबरी लेकर आई। वहीं जीत से बृजमोहन अग्रवाल अपने चुनावी प्रबंधन की क्षमता एक बार फिर साबित कर चुके हैं। इस जीत ने एक पंथ दो काज करते हुए सरकार के भी नंबर बढ़ा दिए हैं। लेकिन इन सबके बीच जीत पाने में नाकाम कांग्रेस की एकजुटता को सवालों के घेरे में एक बार फिर खड़ा होना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है जिसकी चर्चा चारों ओर है, पूरे प्रदेश में है और देश में भी है, क्योंकि उपचुनाव में एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में भगवा लहराया है। विधानसभा, लोकसभा के बाद अब उपचुनाव में भी जो रिजल्ट आया है उससे पता चलता है कि छत्तीसगढ़ की जनता छत्तीसगढ़ को अब भगवा गढ़ बना चुकी है और वो सीट जिसे माना जाता है कि एक अभेद गढ़ था बीजेपी के लिए, उसमें एक बार फिर से हमें भगवा लहराता हुआ दिखाई देगा। इस जीत के मायने क्या है, किस तरीके के समीकरण इस जीत से बनेंगे, किसको नुकसान हुआ है, किसको फायदा हुआ है, किसका कद बढ़ा है, इन सब बातों को आज हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ बने रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे हमारे साथ इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे तेज तर्रार नेता और अधिवक्ता अमित श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत है आपका।
बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है राजकुमार राठी जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और राजनीतिक विश्लेषण हमारे साथ शेयर करेंगे अनिल चौबे जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और सुबह से हम बता रहे हैं कि कैसे धीरे धीरे ही सही लेकिन बीजेपी की लीड बढ़ती गई और वो लीड पहुंच चुकी है 46,000 तक। हालांकि इस बार वोटिंग कम हुई लेकिन लीड जो है वो अपनी जगह पर काफी बड़ी हमें देखने को मिली है। 46,000 की इस लीड के बाद अपने अपने तरीके से इस जीत हार के अर्थ निकाले जा रहे हैं। तो इस जीत हार को किस तरह से पार्टियां लेती हैं, एक एक करके प्रतिक्रिया लेते हैं। बीजेपी के लिए तो आज का दिन शुभ रहा है, इसलिए बीजेपी से शुरुआत करते हैं। कोई संशय तो था नहीं राजकुमार जी आप लोगों के मन में, जीत हासिल हुई है, क्या कहेंगे, कैसी रही, किसकी मेहनत, सबने मेहनत की ये तो कहा ही जाता है, पर कुछ फैक्टर भी आप बताइए कि इस जीत में आप लोग किसको महत्वपूर्ण फैक्टर मानते हैं। देखिए मोहन जी, मैं समझता हूं कि जो विष्णुदेव साय की सरकार का 10 महीना 11 महीना का कार्यकाल है, छत्तीसगढ़ की जनता विशेषकर रायपुर दक्षिण की जनता ने उस पर मुहर लगाई है। मोहन जी आपको जानकारी है जिन वादों को लेकर इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, जिसमें महतारी बंधन योजना के माध्यम से हम 70 लाख महिलाओं को सम्मान राशि 1 तारीख को देते हैं कि कर्मचारी को वेतन भले आगे पीछे मिले लेकिन महतारी के खाते में 1 तारीख को सम्मान निधि जाती है। मैं समझता हूँ महिलाओं को आर्थिक संबल देने का काम भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार ने किया है। इसी प्रकार से मोहन जी किसानों को हमारा जो वादा था कि 21 क्विंटल धान की खरीदी 3100 रुपये में होगी, और इस प्रकार से 2 साल का जो बकाया बोनस की बात हमने कही थी कि जो रमन सिंह जी की सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का 2 साल का बकाया बोनस है, उसको भी देने का काम विष्णुदेव साय की सरकार ने किया है। इससे किसानों को संबल मिला है, आदिवासियों के जीवन में नया सवेरा हुआ है मोहन जी। और आपको जानकारी है कि लाल आतंक की जो गहरी छाया छत्तीसगढ़ में थी वो छटने लगी है। कल ही जो है सुकमा जिले में 10 नक्सली मारे गए और हमारे मुख्यमंत्री जी ने बयान भी दिया है, विकास, शांति और सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। तो लगातार जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 महीने से काम कर रही है उस पर जनता ने मुहर लगाने का काम किया है। आज भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करने का काम हमारी सरकार कर रही है, जीरो टॉलरेंस नीति पर हमारी सरकार काम कर रही है। आप देखेंगे सरकारी काम पानी की तरह साफ दिखने लगा। जिस प्रकार कांग्रेस ने 5 साल में भ्रष्टाचार करने का काम किया मोहन जी, जिन 36 वादे को लेकर इस प्रदेश में तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और कांग्रेस से जो मुख्यमंत्री हुए भूपेश बघेल जी ने सरकार बनाई थी, किसी वादे को उन्होंने पूरा नहीं किया। महिलाओं को शराबबंदी का वादा करके उन्होंने वोट लेने का काम किया, शराबबंदी तो नहीं किया मोहन जी, उल्टा शराब में 2000 करोड़ का घोटाला हुआ। नहीं तो आप लोगों को फायदा क्या हुआ? क्या महतारी बंधन का फायदा मिला या पिछली सरकार की जो नीतियां थी वो आज भी सरकार को किसी जनता को पसंद नहीं आ रही है, इसलिए आप लोगों को जीत पे जीत मिल रही है? देखिए मोहन जी, मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर से कह रहा हूँ कि 10 महीने का जो विष्णुदेव साय की सरकार का जो कामकाज है, क्या महतारी बंधन योजना के माध्यम से हमारी 70 लाख महतारी को आर्थिक संबल देने का काम हो, क्या है हमारे जो आदिवासी समाज की जो आदिवासी भाई है उनकी जिंदगी में नया सवेरा लाने की बात हो। और मैं आपको पहले ही बताया मोहन जी, 21 क्विंटल धान की खरीदी 3100 रुपये में हो रही है। मैं समझता हूँ पूरे देश में किसी राज्य में अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी जो है सर्वाधिक रेट पर हो रही है। इससे हमारे किसान भाई जो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी, मैं समझता हूँ जिनके हम लोग किसान भाई को कहते हैं कि ये हमारे अन्नदाता है, छत्तीसगढ़ के अन्नदाताओं को बल देने का काम भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार ने किया है। अब मोहन जी आपको जानकारी है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेने से पहले 18 लाख मकान की स्वीकृति दी थी, जिसे रोकने का काम कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार ने किया था। आप मोहन जी एक परिवार में 4 व्यक्ति भी मानते हैं तो 72 लाख परिवार के जो सपना होता है उनके छत को छीनने का काम भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार ने किया था, उसको स्वीकृत करने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया। अब मोहन जी आपको जानकारी है 8.5 लाख मकान की स्वीकृति जो है प्रधानमंत्री जी ने दी है, 12,168 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ है मोहन जी, छत्तीसगढ़ में खुशहाली आएगी। चलिए, कामकाज जो है वो एक बड़ा फैक्टर रहा है, ये बीजेपी मान के चल रही है। हालांकि चुनावी प्रबंधन भी एक बड़ा हिस्सा है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिला, इसीलिए 46,000 की लीड मिली है। तो भाजपा क्या सोचती है वो हमने बता दिया। अमित श्रीवास्तव जी की ओर चलते हैं। अमित जी, ये जो पूरा रिजल्ट है वो आपके सामने है, बूथवार भी अब आ गया है। कांग्रेस इस चुनाव में काफी मेहनत करती हुई दिखी, एकजुट दिखाने की भी कोशिश की, लेकिन परिणाम आशा के अनुकूल नहीं आए। हो सकता है कम लीड से जीतते तो हम ये भी मानते कि चलो भाई आप लोग हारे हैं, लेकिन नैतिक रूप से जीते, लेकिन ये लीड ही काफी बड़ी है। कहां पर चूक रह गई? देखिए, सबसे पहले मैं बहुत ही सम्मानित हमारे बड़े भाई राजकुमार भैया को
बधाई देता हूं उनकी जीत के लिए। और हमारे लिए निश्चित तौर पे मोहन जी, ये जो रिजल्ट आया है वो अप्रत्याशित है और इसका हम विस्तार से विश्लेषण भी करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दक्षिण विधानसभा के इस उपचुनाव का जो परिणाम आया है, हम बड़ी विनम्रता से इसे स्वीकार करते हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि हमने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा और हमारे दक्षिण के सारे कार्यकर्ताओं पे मुझे बड़ा गर्व है, क्योंकि पिछले 15 दिनों से मैं उनके साथ था, लेकिन मैंने देखा कि किस प्रकार की वो मेहनत करते थे। लोकतंत्र में जीत हार वो जनता के हाथ में होता है, लेकिन मैं फिर आपको कहना चाहता हूं कि जिस मजबूती से उन्होंने सरकार से लड़ाई लड़ी, हम जरूर उनके साथ जब बैठेंगे तो ये देखेंगे कि कहां कमी रह गई, कहां चूक हो गई। हम आत्ममंथन करेंगे, चिंतन करेंगे। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि ये परिणाम हमारे मेहनत के अनुरूप नहीं आया। लेकिन मैं फिर आपको कह दूं कि पूरी पार्टी ने एकजुटता से चुनाव को लड़ा और खैर लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और बड़े सहजता के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ इस परिणाम को हम स्वीकार करते हैं और देखेंगे कि कहां कमी रह गई। परिणाम को तो स्वीकार करते हैं, हार के कारणों को भी स्वीकार करेंगे क्या? जहां खामियां थी, कारण भी कुछ झलक के सामने आ गए, उन बातों को भी स्वीकार करेंगे क्या श्रीवास्तव जी? निश्चित तौर पे जब विश्लेषण होगा, कहां कमी रह गई, कहां चूक हो गई और क्यों हम चुनाव हारे, अपने कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ बैठ के पूरी चीजों पर चर्चा होगी और पूरे विश्लेषण के बाद मोहन जी जब हम आपके साथ बैठेंगे तो विस्तार पूर्वक मैं आपको बताऊंगा। लेकिन लगातार मुझे लगता है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा और इस 35 साल में जो अभेद गढ़ आप लोग कहते हैं भाजपा का अभेद गढ़ है, और वो कोई गलत भी नहीं है। 8-8 बार अगर वहां से जीतेंगे तो अभेद गढ़ हो ही जाता है। लेकिन उस अभेद गढ़ को भेजने के लिए हमने एक युवा प्रत्याशी को खड़ा किया था और जिस प्रकार से हम जनता के बीच में जाते थे तो वहां भी उनके कार्यकर्ता बड़े रुष्ट थे कि एक ही व्यक्ति को 2 बार महापौर बना दिया गया, सांसद बना दिया गया, आरडी अध्यक्ष बना दिया गया, सभापति बना दिया गया और अब फिर विधायक बनाने के लिए खड़ा किया गया। एक रोष का वातावरण था, लेकिन परिणाम तो सबके सामने है और मैं पुनः कहना चाहता हूं कि हम उस पर चिंतन मनन जरूर करेंगे। चलिए, कांग्रेस को अब चिंतन मंथन की जरूरत भी है क्योंकि देश भर में कुछ इसी तरीके के परिणाम आए हैं जो कि कांग्रेस को सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। चलते हैं अनिल चौबे जी के पास। चौबे जी, एक बड़ा फैक्टर ये भी कहा जाता है कि दक्षिण में कुछ ऐसा समीकरण है कि हिंदू मुस्लिम भी हो जाता है, क्या इसका हर बार फायदा मिलता है? इस बार चुनाव में क्या महत्वपूर्ण चीज काम कर गई जो कि परिणाम भाजपा के पक्ष में आया? आपको क्या लगता है? देखिए, चैनल की तरफ से मैं सुनील सोनी को बधाई देता हूं और उनकी जीत मतलब इतनी बड़ी जीत के लिए भी मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। दरअसल क्या है कि दक्षिण है, जो राजधानी की 4 विधानसभा हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभाएं हैं और यहाँ पर विकास का मुद्दा ही भारी होता है, बाकी सारे मुद्दे गौण होते हैं। तो भाजपा ने विकास तो किया है, सुनील सोनी ने भी जितने टर्म में रहा है उसने कुछ न कुछ विकास तो किया ही था। और दूसरी बात यह है कि वो 20, 25, 30 साल का वहाँ का जाना पहचाना चेहरा था। भले वो थोड़ा सुस्त थे, जो भी थे, लेकिन वो जाना पहचाना चेहरा था और उनको वहाँ पर लोग जानते थे। शर्मा जी के साथ ये हुआ कि उन लोगों ने कहा कि हम इनको जानते नहीं हैं, कभी ये इधर आए नहीं है, तो एक ये बड़ा फैक्टर था। तो कांग्रेस चाहती तो किसी सशक्त उम्मीदवारों को उसमें उतार कर एक कड़ी टक्कर देने का एक अच्छा मौका था, जो कांग्रेस ने खो दिया है। अब 46,000 की लीड इतने कम मतदान में, इसका मतलब ये है कि अगर ठीक ठाक मतदान हो जाता 60-70%, तो हो सकता है कि ब्रजमोहन का भी रिकॉर्ड टूट जाता। तो विकास का ही मॉडल इन चारों विधानसभाओं में चलता है, ना जाति चलती है ना कुछ चलता है। जाति का अगर चला होता तो ब्राह्मण वोट के चक्कर में शर्मा जी को लाया गया, मुस्लिम वोट के चक्कर में ऑलरेडी वहाँ पर महापौर है, लेकिन उन बूथों में भी हार गए। हालात ये है कि उनके जो महापौर का बूथ है उसमें भी वो जीत नहीं दिला पाए। तो कुल मिला के जो लोकसभा का अच्छा, दूसरा एक फैक्टर ये होता है कि जनरली उपचुनाव जो होता है वो शासन की तरफ ही उसका रुझान होता है, तो एक वो भी फैक्टर था। दूसरा, ब्रजमोहन का जो चुनावी मैनेजमेंट है वो बहुत ही तगड़ा है। उसने 28, वो एक आदमी को जानता है, एक घर को जानता है। अब जब वो उस चुनाव को लड़ाएगा तो फिर तो दिक्कत होनी ही वाली थी। और इतने कम मतदान में भी अगर 46,000 मतों से विजयी हो रहे हैं
तो सुनील सोनी बधाई के पात्र हैं। इसमें पूरा मामला अंत में सुनील सोनी तो कुछ नहीं था, ये सारा क्रेडिट जो है वो ब्रजमोहन को ही जाती है। ठीक है, तो ये बाकी सारी चीजें गौण हो जाती हैं और जो चुनावी प्रबंधन के मास्टर माने जाते हैं बृजमोहन अग्रवाल, उनका नाम एक उभर कर सामने आ रहा है। कई चर्चाओं में विश्लेषक भी इसी बात पर जोर दे रहे हैं। तो बृजमोहन अग्रवाल ने अपने आप को फिर से साबित किया है, ऐसा प्रतीत होता है। राजकुमार जी, क्या लग रहा है? उपयोगिता तो हमेशा बृजमोहन जी अपने आप की साबित करते रहे, पार्टी लेकिन लोकसभा चुनाव में जब उनका उपयोग करी उसके बाद ऐसा लगा कि वो साइड लाइन हो गए हैं, मंत्री नहीं हैं, अब क्या होगा। लेकिन इस चुनाव के बाद क्या उनकी और भूमिका बदलेगी, उनका उपयोग पार्टी ज्यादा से ज्यादा करेगी क्या? देखिए मोहन जी, मैं समझता हूं कि बृजमोहन अग्रवाल जी भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और पूरे प्रदेश के, मोहन जी आपको बताना चाहूंगा, जब इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तब भी बृजमोहन अग्रवाल जी के यहाँ जो पूरे प्रदेश से लोग आते थे उनसे मिलते जुलते थे। एक तो उनका व्यवहार, दूसरा उनके पास कोई व्यक्ति आता है तो वो इस बात पर विचार नहीं करते कि वो भाजपा का है, कांग्रेस का है या जनता है। उनका पहला प्राथमिकता होता है कि किसी प्रकार से उसकी समस्या का निराकरण हो। अपनी व्यवहार कुशलता के कारण छत्तीसगढ़ के सबसे लोकप्रिय नेता बृजमोहन अग्रवाल जी हैं और उन्होंने मोहन जी कहा था कि रायपुर दक्षिण में संवैधानिक पद, क्योंकि मैं सांसद हूं, मुझे विधायक का पद छोड़ना पड़ा है, लेकिन आपको यहां से 2 विधायक मिलेंगे, मैं भी आपका विधायक रहूंगा और जिस प्रकार से आपने 8 बार मुझे स्नेह प्यार आशीर्वाद दिया है, उस स्नेह आशीर्वाद का और प्यार का मैं हमेशा ऋणी रहूंगा और आपको सुनील सोनी के रूप में और बृजमोहन अग्रवाल के रूप में 2 विधायक मिलेंगे। आपको मालूम है मोहन जी, इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है, डबल इंजन की सरकार जो है छत्तीसगढ़ में चल रही है और जिस प्रकार से दक्षिण के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया है, विष्णुदेव साय के सुशासन पर विश्वास किया है, मैं समझता हूं रायपुर दक्षिण के विकास को जिस जगह पर बृजमोहन अग्रवाल जी ने छोड़ा था उस विकास को हम बहुत तीव्र गति से आगे लेके जाएंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता जानती है मोहन जी, इस प्रदेश का और देश का कोई विकास कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं आपसे पहले ही बताया मोहन जी, सुनील सोनी के बारे में जिस प्रकार से कांग्रेस बात करती थी, निष्क्रिय व्यक्ति है। मैं महापौर के रूप में उनके कार्यकाल को बताऊंगा मोहन जी, जब एक पानी का टैंकर, गर्मी के समय में पानी का टैंकर रिवर्स हुआ था, एक छोटी बच्ची की मौत हुई थी, उसी समय तत्कालीन महापौर सुनील सोनी जी ने तय किया था रायपुर में टैंकर नहीं चलेगा और जो 32 बड़ी बड़ी पानी की टैंकी है ये सुनील सोनी जी की देन है। हम गौरव पथ की बात करें, ये सुनील सोनी जी की देन है। जेल रोड चौड़ीकरण की बात करें, सुनील सोनी जी की देन है। केनाल रिंकिंग रोड जो है वो सुनील सोनी जी की देन है। महापौर के रूप में उनके कार्यकाल को जो है रायपुर की जनता याद करती है और अभी उनको दक्षिण का विधायक बनने का अवसर मिला है, वहां भी विकास की गंगा वो बहेंगे। और बृजमोहन अग्रवाल जी की जो बात मैंने आपको पहले ही बताया, लोकप्रिय नेता है, छत्तीसगढ़ के सबसे लोकप्रिय नेता अगर हम बात करें तो बृजमोहन अग्रवाल जी का नाम आता है। और जिस प्रकार से विष्णुदेव साय की सरकार ने 10 महीने काम किया है, आप देखेंगे मोहन जी, महतारी वंदन योजना के माध्यम से हमने आर्थिक संबल देने का काम छत्तीसगढ़ की महतारी को किया है। इसी प्रकार से मोहन जी किसानों को 21 क्विंटल धान की खरीदी 3100 रुपए में कर हम लोगों ने जो बल दिया है, मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ में हम लोग किसान को अन्नदाता के रूप में मानते हैं और उस किसानों की चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, विष्णुदेव साय की सरकार ने की है। और जो जीरो टॉलरेंस नीति है मोहन जी, हमारी जब से सरकार बनी है भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार हुआ है और आप देखेंगे सरकारी कामकाज में। लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण जो बताया उसका सवाल मैं ले लेता हूं। श्रीवास्तव जी, क्या आप मानते हैं कि ये चुनाव जो है वो बृजमोहन अग्रवाल लड़ रहे थे इसलिए बृजमोहन अग्रवाल से हार हुई है कांग्रेस की, उनके कद के सामने, लोकप्रियता के सामने टिक नहीं पाई कांग्रेस? लगता है कि पूरा विश्लेषण करने के बाद ही हम आपको कुछ उसमें कह पाएंगे मोहन जी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी हार जीत लोकतंत्र में लगी रहती है। लेकिन अभी बहुत ही सम्मानित हमारे बड़े भाई राजू भैया ने कहा कि हम किसान अन्नदाता को हमेशा फायदा पहुंचाने का काम करते हैं, आज 3100 रुपए दे रहे हैं। तो आपको बताना चाहता हूं इसका क्रेडिट कांग्रेस को जाता है, क्योंकि 2100 रुपए भी नहीं देते थे और 300 रुपए जो बोनस इन लोगों को देने की बात थी वो तो चुनाव के समय इन्होंने दिया। तो हमारे समय में किसान सबसे ज्यादा समृद्ध, खुशहाल और सशक्त हुए। अब ये अलग बात है, इनकी डबल इंजन की सरकार है, अगर ये किसानों को इतना खुशहाल देखना चाहते हैं तो पूरे देश में फिर 3100 रुपए दे दे, लेकिन वो नहीं देंगे क्योंकि इनकी करनी और कथनी में फर्क होता है। पहली चीज। दूसरा, लगातार मैं साल से देख रहा हूं, आप जीते हैं, आज आपका दिन है, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, शुभकामना देना चाहता हूं, लेकिन लगातार इनके नेताओं के वक्तव्य जब मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से देख रहा हूं तो मुझे एक ही चीज कहना है कि तूफान में कश्ती
और घमंड में बड़े बड़ों की हस्ती डूब जाती है साहब। और हमने बहुतों को जीतते और बहुतों को हारते देखा है। लेकिन मैं फिर कह दूं कि आज आपका दिन है, मैं आज ज्यादा राजनीतिक उस पर चर्चा नहीं करना चाहता। पुनः आपको जीत की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और ये किसकी जीत है, क्या जीत है, ये सारी समीक्षा के बाद ही मोहन जी हम कुछ कह पाएंगे। लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको कह देता हूं कि भले हार हमारी हुई है, लेकिन इस चुनाव को हमने बहुत मजबूती से लड़ा है। और मैं पुनः अपने कार्यकर्ता, जो हमारी पार्टी की आन बान शान और हमारी पार्टी के प्राण है, लगातार उन्होंने मजबूती से इस लड़ाई को लड़ा, मैं उन सबको प्रणाम करता हूं। बिल्कुल। चलिए, कांग्रेस अभी आज ये स्थिति में नहीं है कि क्या कुछ कहे, ये सारी विश्लेषण की बातें हैं। आखिरी कमेंट ले लेते हैं चौबे जी का। चौबे जी, लेकिन कांग्रेस भाजपा अपनी जगह, विश्लेषण क्या कहता है, इस पूरी जीत का सेहरा किसके सर पर बांधा जाए? क्योंकि आखिर खोजा तो जाएगा कि भाई किसने जिता दिया इतनी ज्यादा लीड से। देखिए, सेहरा तो कमांडर को बंधेगा, मतलब मुख्यमंत्री के ही सिर पे बंधेगा। सीधी सी बात है। भले ब्रजमोहन ने उसमें मेहनत करी हो, सुनील सोनी ने मेहनत करी हो, और भी लोग थे, जायसवाल जी भी लगे हुए थे वहां पर, लेकिन चेहरा तो कमांडर के सिर पे ही बंधेगा। तो वो बंध भी चुका है, आज उनकी बाइट भी आ गई है और उन्होंने सब लोगों को बधाई भी दे दी है। तो सेहरा तो उनको बंध गया है। अब इस चुनाव का इम्पैक्ट पूरे छत्तीसगढ़ में पड़ेगा। अभी नकली निकाय के चुनाव हैं, उनमें भी ये बताया जाएगा। अब रहा सवाल ब्रजमोहन की भूमिका का। अब पार्टी को इतने अच्छे आदमी का, इतने अच्छे स्किल्ड वर्कर का ठीक से उपयोग करना चाहिए। और जो भी देखिए, हर पार्टी में हर जगह थोड़ी बहुत दुश्मन रहते हैं, लेकिन चूंकि अब वो एक ऐसा सिंबल बन गया है, कई चुनाव जिताए हैं उसने, अपना भर नहीं, दक्षिण के अलावा भी वो चुनाव जिताए हैं। इसके पहले सुनील सोनी का भी जब सांसद का चुनाव था तब वही इंचार्ज था, और उसने उसको भी जिताया था। मतलब ये एक कला है उसमें। इस कला का भाजपा को पूरा फायदा है, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ में उनको अच्छी तरीके से काम देना चाहिए। अब उनका अंदरूनी मामला है। बिल्कुल ठीक है। और ये जीत के बाद शायद ये होगा भी, क्योंकि बीजेपी में ये सारी चीजें देखी जाती है। और जब उम्मीदवार बनाया गया था सुनील सोनी को, तब से कहा जा रहा था कि ब्रजमोहन को ही इस पूरे चुनाव का संचालन करना पड़ेगा। परिणाम आ चुका है, तो उम्मीद करते हैं कि जल्द ही हमें आगे उनकी और नई भूमिकाएं भी देखने को मिलेंगी। फिलहाल दोनों ही पार्टी अपने अपने तरीके से जीत हार की समीक्षा कर रही हैं। समीक्षा के बाद चीजें और आएंगी तो और एक बार डिस्कशन करेंगे। आज का दिन जश्न का है बीजेपी के लिए, तो बीजेपी जश्न मना रही है। कांग्रेस थोड़ी गमगीन है, लेकिन ये गमी ज्यादा दिन नहीं रहेगी। लगता है वो हल जरूर ढूंढेंगे। इस तरीके की जीत से क्या सीखते हैं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अनिल चौबे जी थे, उनका बहुत धन्यवाद। और राजकुमार राठी जी ने अपना कीमती समय दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद करते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहिए TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।